हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपेडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे इस वीडियो में आपसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाली हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि आपसे साइकोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस किया गया था, जिसमें यह बात की गई थी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो यूनिट 3 का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उसका पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप इसके पीडीएफ्स को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें तो मॉडर्न टाइम में इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है, जैसे कि क्लिनिकल सेटिंग में मेंटल इलनेस को डायग्नोज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में एम्प्लॉय सिलेक्शन में, जॉब सेटिस्फैक्शन आदि देखने के लिए, और स्कूल एंड कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए और आईक्यू टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मॉडर्न टाइम में बहुत ही यूज किया जा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर टू मेजर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। इसमें कुछ टर्म्स का यूज हुआ है, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। तो इसके डेफिनेशन को समझने के लिए इस टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर क्या होता है? किसी भी टेस्ट को हम तब स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं जब उसको एडमिनिस्टर करने का प्रोसीजर सभी एग्जामिनर के लिए सेम हो। अगर दो एग्जामिनर एक टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो सेम प्रोसीजर को फॉलो करें और स्कोरिंग पैटर्न भी सेम हो, जिससे कि रिजल्ट में कोई बायसनेस ना हो, तो हम उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कह सकते हैं। टेस्ट की जो स्कोरिंग होती है वो क्वालिटेटिव मेथड से भी की जाती है और क्वांटिटेटिव मेथड से भी की जाती है। जब हमें डेटा ऐसा मिलता है, सब्जेक्टिव होता है डेटा, ऐसे फॉर्म में होता है, स्टोरी फॉर्म में होता है, तो हम उसके एनालिसिस क्वालिटेटिव मेथड से करते हैं, जैसे कि कंटेंट एनालिसिस एक क्वालिटेटिव मेथड का एग्जांपल है। और जब हमें डेटा नंबर्स के फॉर्म में प्राप्त होता है तो हम उसके एनालिसिस क्वांटिटेटिव मेथड से करते हैं। अब हम बात करेंगे ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। इन दोनों ही एस्पेक्ट को साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा मेजर किया जाता है। तो ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है। कोवर्ट बिहेवियर अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, जिससे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ग्रेगरी की एक डेफिनेशन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगरी 2004, a test is a standardized procedure for sampling behavior and describing it with categories or scores. स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। हम बात करेंगे सैम्पलिंग बिहेवियर की। सैम्पलिंग बिहेवियर क्या होता है? अगर हम बात करें किसी बिहेवियर की, जैसे कि हम एंग्जाइटी को मेजर करना चाह रहे हैं, इंटेलिजेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, तो इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे ही एस्पेक्ट्स आते हैं, तो हम सारे एस्पेक्ट को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, तो हमें कुछ सैंपल ऑफ बिहेवियर को ही मेजर करना पड़ता है, उसके कुछ पार्ट को ही हम मेजर कर पाते हैं। तो इसलिए हमें बिहेवियर की सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हम जो बिहेवियर को मेजर करते हैं उसको डिस्क्राइब हम कैटेगरीज के फॉर्म में करते हैं या स्कोर के फॉर्म में करते हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। साइकोलॉजिकल टेस्ट का मेन यूज होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इवेल्युएट करना। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट की। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों मेथड्स जो है पर्सन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और दोनों का ही यूज किया जाता है बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जो असेसमेंट होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। तो असेसमेंट में बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पर्सनल हिस्ट्री इंटरव्यूज, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इस तरीके से असेसमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट का ही एक पार्ट है, असेसमेंट का ही एक टूल है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट की कुछ डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में, जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अ टेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड इफ द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इट अ यूनिफॉर्म फ्रॉम वन एग्जामिनर एंड सेटिंग टू अनदर। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स होता है टेस्ट कंसिस्टेंसी। Test consistency is the ability to yield the same result under a variety of different circumstances. For example,
अगर आज एक टेस्ट किसी पर्सन पे एडमिनिस्टर किया गया और उसका स्कोर 10 आया, आफ्टर 10 डेज अगर हम सेम टेस्ट को उस पर्सन पर सेम सिचुएशन में एडमिनिस्टर करते हैं और उसका स्कोर 10 आता है, तो हम उस टेस्ट को रिलायबल मान सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सेम सर्कमस्टेंसेस में सेम पर्सन पर जो टेस्ट का रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। अगर आज किसी की IQ स्कोर 90 आया है, तो हाँ आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 10 डेज कंडीशन सेम रखने पर उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। तो लगभग सेम रिजल्ट होना चाहिए, तो हम उस टेस्ट को रिलायबल टेस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। जिस पर्पस के लिए आप टेस्ट को बना रहे हैं, अगर वो उसी पर्पस को फुलफिल कर रहा है, अगर जिस ट्रेट को मेजर करने के लिए टेस्ट को बनाया जा रहा है वो उसी ट्रेट को मेजर कर रहा है, तो उस टेस्ट को हम वैलिड टेस्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। नॉर्म्स क्या होता है? एवरेज परफॉर्मेंस होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का, जो कि किसी टेस्ट के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो नॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि हमने एक एंजाइटी टेस्ट पे एडमिनिस्टर किया टेस्ट को, और 3 पर्सन पर किया गया। एक व्यक्ति का स्कोर आता है 5, दूसरे व्यक्ति का स्कोर आता है 15, थर्ड पर्सन का जो स्कोर है वो 25 आ रहा है। तो हमको इस स्कोर से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उससे हम कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं उस स्कोर के बारे में। तो हमको इसलिए नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं। इसके लिए जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या करता है कि एक सैंपल कलेक्ट करता है जिस पॉपुलेशन पर उसे उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कराना है। तो सैंपल कलेक्ट करके उसका एवरेज परफॉर्मेंस याद करता है। उसी एवरेज परफॉर्मेंस से हम बाद में यूज होने वाले रॉ स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं और उसके आधार पर हम स्कोर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी पर्सनल बायसेस ना हो उसमें, स्कोरिंग में, इंटरप्रिटेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में, तब हम उस टेस्ट को ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी सब टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर टेस्ट बायस्ड होगा तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट की। बहुत सारे क्राइटेरियन के बेस पे टेस्ट को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया है एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन। इसके बेस पे टेस्ट को 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट एट अ टाइम एक ही पर्सन पर एडमिनिस्टर किया जा सकता है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही पर्सन पर डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में। ज्यादातर क्लिनिकल सेटिंग में यूज किया जाता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, और इसके लिए हाईली ट्रेंड एग्जामिनर्स की जरूरत पड़ती है। इसका एक एग्जांपल है कोह ब्लॉक डिजाइन। कोह ब्लॉक डिजाइन में क्या होता है, कुछ 16 ब्लॉक्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं, कलर्ड ब्लॉक्स होते हैं, और पैटर्न के बेस पे उसी को देख करके उस ब्लॉक्स को उसी डिजाइन के फॉर्म में बनाना होता है। तो कोह ब्लॉक डिजाइन इंडिविजुअल टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ग्रुप टेस्ट क्या होता है? ग्रुप टेस्ट मास टेस्टिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। एक टाइम में एक से ज्यादा पर्सन पे एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ज्यादातर एजुकेशनल सेटिंग में, इंडस्ट्रियल सेटिंग में और मिलिट्री सेटिंग में इसका यूज होता है। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट एक ग्रुप टेस्ट के एग्जाम्पल है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको बनाया गया था। अब हम बात करेंगे स्कोरिंग क्राइटेरिया के बेस पे। इसके बेस पे हम टेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है? इसमें कोई भी सब्जेक्टिव जजमेंट या ओपिनियन का स्कोप नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्टिव जजमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है, और स्कोरिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है, यानी कि अनएम्बिगुअस होती है स्कोरिंग। इसमें कुछ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और मैचिंग टाइप के आइटम्स होते हैं। इसको हम लिमिटेड आंसर टेस्ट भी कहते हैं, और बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंटरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है। हम बात करेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट की। सब्जेक्टिव टेस्ट में कुछ सब्जेक्टिव जजमेंट का, ओपिनियन का स्कोप आ जाता है। इसमें कुछ वेगनेस भी आ जाती है, कंफ्यूजन्स भी हो जाती हैं स्कोरिंग में, क्योंकि सब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिव जजमेंट का इफेक्ट होता है। इसमें क्या है कि इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसमें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के और ऐसे टाइप के आइटम्स होते हैं, तो इसका सब्जेक्टिव जजमेंट किया जाता है। इसको हम फ्री आंसर टेस्ट भी कहते हैं,
और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो टीएटी है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि मरे ने बनाया था। इसमें क्या होता है कि कार्ड्स में कुछ चित्र बने होते हैं, उसको देख करके स्टोरी बनानी होती है। उसका इवेल्युएशन सब्जेक्टिव मेथड से किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइम लिमिट के क्राइटेरिया के बेस पे। तो इसके बेस पे टेस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पावर टेस्ट में और स्पीड टेस्ट में। पावर टेस्ट में क्या होता है, कोई भी सीवियर टाइम लिमिट नहीं होती है। आइटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में। स्टार्टिंग में कुछ इजी टाइप के आइटम्स होते हैं, बीच में मॉडरेट डिफिकल्टी के आइटम्स होते हैं और लास्ट में हाई डिफिकल्टी के आइटम्स होते हैं या डिफिकल्ट आइटम्स होते हैं। सब्जेक्ट्स को सभी आइटम्स को अटेम्प्ट करने के लिए मौका मिल जाता है, सभी को लगभग वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। इसमें ये नॉलेज बेस्ड होता है, नॉलेज देखी जाती है कि एक सब्जेक्ट को कितनी नॉलेज है उस से रिलेटेड। इसका एग्जांपल ज्यादातर इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, जो कि पावर टेस्ट में ही आते हैं। स्पीड टेस्ट में सीवियर टाइम लिमिट होती है, आइटम्स एज कंपेरेटिवली इजी होते हैं और सब्जेक्ट को क्या पूरे टेस्ट को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाता है ज्यादातर। और ये देखता है, इस टेस्ट में देखा जाता है कि सब्जेक्ट कितनी रैपिडली रिस्पॉन्स कर सकता है। टाइम लिमिट जो है कम दी जाती है, तो उसकी स्पीड देखी जाती है कि कितनी स्पीड में वो उस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एक स्पीड टेस्ट का एग्जाम्पल है। तो पहले हम बात करेंगे वर्बल टेस्ट क्या होता है। वर्बल टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस एंड आइटम्स दोनों ही रिटन फॉर्म में होते हैं। ये कल्चर बायस्ड होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो ये कल्चर बायस्ड हो जाता है। इसको हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। 16 फीअप टेस्ट जो है ये वर्बल टेस्ट का एक एग्जाम्पल है। नॉन वर्बल टेस्ट की बात करें तो इसमें इंस्ट्रक्शंस में तो लैंग्वेज का यूज होता है, बट आइटम्स में नहीं होता है। इसमें कुछ सिंबॉलिक मटेरियल का यूज होता है, जैसे कि पिक्चर्स और फिगर्स। इसको कल्चर फेयर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आइटम्स में लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, इसलिए ये कल्चर फेयर टेस्ट कहलाता है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जांपल है, ये भी पैटर्न्स पे बेस्ड है। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट की। परफॉर्मेंस टेस्ट में आइटम्स में लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने के लिए ओरल लैंग्वेज का यूज हो सकता है। कुछ इस टाइप के टास्क इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि पजल को असेंबल करना और पिक्चर्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना। ज्यादातर ये इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किया जाता है, तो इंडिविजुअल टेस्ट में ज्यादातर परफॉर्मेंस टेस्ट आते हैं। तो कुछ कोह ब्लॉक डिजाइन एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, जो कि एक इंडिविजुअल टेस्ट भी है। अब हम बात करेंगे नॉन लैंग्वेज टेस्ट की। तो नॉन लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, इसमें किसी भी टाइप की रिटेन, स्पोकन और रीडिंग कम्युनिकेशन का यूज नहीं होता है। ये उन पर्सन या चिल्ड्रंस पे एडमिनिस्टर किया जाता है जिनको कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो किसी एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी किसी फॉर्म को लैंग्वेज के फॉर्म को कम में वो कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इस तरीके के लोगों पे हम नॉन लैंग्वेज टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें भी कुछ इस टाइप के रिस्पॉन्सेज एग्जामिनीज को देने होते हैं, जैसे कि पिक्चर्स को मैनिपुलेट करना हो, ब्लॉक्स और पजल्स को। तो इस तरीके के कुछ आइटम्स नॉन लैंग्वेज टेस्ट में होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव या पर्पस के क्राइटेरिया पे। तो इसके बेस पे बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर योर एबिलिटीज और पोटेंशियल इन अ स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जांपल DAT differential aptitude test. Achievement tests are used to measure how well you understand a particular topic after learning or training. Wechsler individual achievement test. Personality test is a method of assessing human personality construct or traits. For example, EPI Eysenck personality inventory, TAT thematic perception test, Rosar Ingblock test. पर्सनालिटी टेस्ट का ज्यादातर क्लिनिकल और रिसर्च डायग्नोसिस में होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेंड टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ द एग्जामिनी। वेस्लर टेस्ट और बिने-साइमन टेस्ट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट यूज इन द असेसमेंट ऑफ पर्सन विद नोन और सस्पेक्टेड ब्रेन माल फंक्शनिंग। MMPI इज द एग्जांपल ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये टेस्ट को डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में इसकी डिटेल में जानकारी नहीं दी जा सकती है। इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं, इससे रिलेटेड नेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम सेपरेट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम बात करेंगे टेस्ट कंस्ट्रक्शन की, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 की।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।